हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन हम स्कॉलरशिप के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे हैं स्कॉलरशिप एग्जाम के। तो स्टैंडर्ड 5th का हमने यहाँ पर क्वेश्चन पेपर लिया है और सब्जेक्ट जो हम पढ़ रहे हैं वो है इंग्लिश। इन द लास्ट वीडियो हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व कर लिया है। आज हम क्वेश्चन नंबर 11 से शुरू करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। सही ऑप्शन सिलेक्ट करिए। कीप योर हैंड्स ऑन योर डैश डैश। अपने हाथों को अपने खाली जगह पर रखिए। ऑप्शन नंबर 1 है वेस्ट, ऑप्शन नंबर 2 भी वेस्ट है, 3 वेट है और चौथा वेस्ट है। तो इतना पढ़कर हमें समझ में आ जाना चाहिए कि कमर पर हाथ रखने की बात हो रही है। अब कमर को इंग्लिश में वेस्ट कहते हैं और वेस्ट की सही स्पेलिंग जो है ऑप्शन नंबर 4 है। बाकी के ऑप्शंस का मतलब क्या है वो भी देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है वेस्ट यानी बेकार, ऑप्शन नंबर 2 है वेस्ट यानी एक्सिम्त यानी मगरिब और पश्चिम भी उसे कहते हैं, और ऑप्शन नंबर 3 है वेट यानी इंतज़ार करना, और ऑप्शन नंबर 4 सही है बिल्कुल यानी कि वेस्ट। तो जुमला इस तरह हो जाता है, कीप योर हैंड्स ऑन योर वेस्ट। तो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए पार्ट्स ऑफ द बॉडी जो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं उसे हमने याद करना चाहिए। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के बाद में इसे पढ़ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द ऑड पेयर। अब ऑड यानी मुख्तलिफ यानी जो दूसरों से अलग है, तो ऐसी जोड़ी हमें पहचानना है। यानी बाकी के जो 3 ऑप्शंस होंगे तो उनमें कोई ना कोई एक चीज़ कॉमन होंगी, बिल्कुल एक जैसापन उनमें कुछ तो भी होगा, और बाकी का जो बचा हुआ एक ऑप्शन होता है तो वो मुख्तलिफ हो जाता है, ऑड हो जाता है। ठीक है, क्या ऑडपन इसमें हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में पहला ऑप्शन है अगस्त सितंबर, दूसरा ऑप्शन है अक्टूबर नवंबर, तीसरा ऑप्शन है अप्रैल में और चौथा ऑप्शन है जून अगस्त। तो अगर आप गौर से देखते हो तो पहले ऑप्शन में अगस्त लिखा है और उसके बिल्कुल बाद में सितंबर आता है, राइट। दूसरे ऑप्शन में देखिए अक्टूबर, अक्टूबर के बाद आता है नवंबर। तीसरे ऑप्शन में अप्रैल, अप्रैल के बाद आता है मई, यानी कंटिन्यू आने वाले महीनों के नाम दिए हुए हैं एक के बाद दूसरा। लेकिन चौथे ऑप्शन में अगर आप देखते हो तो जून, जून के बाद जुलाई ना देकर अगस्त दिया हुआ है। तो ये चौथा जो ऑप्शन है वो ऑड हो जाता है, वो दूसरों से मुख्तलिफ हो जाता है। यहाँ पर 12 महीनों के नाम लिखे हैं तो उनकी स्पेलिंग के साथ आपको याद करना है और तरतीबवार उन्हें याद करना है। उनकी स्पेलिंग पर डिपेंड भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 13वां सवाल है, फाइंड आउट द ऑड टर्म। फिर से हमें जो ऑड टर्म है जो दूसरों से मुख्तलिफ है तो उसे पहचानना है। पहला है थाई, दूसरा है डियर, तीसरा है थीव्स, चौथा है ऑक्सन। तो ये जो सवाल है ये वाहिद जमा पर मबनी क्वेश्चन है। इंग्लिश में जो सिंगुलर्स एंड प्लूरल्स होते हैं तो उस पर डिपेंड ये क्वेश्चन है। सिंगुलर यानी कोई भी चीज़ जब एक होती है तो उसे हम सिंगुलर कहते हैं, जैसे पेन ये सिंगुलर है। और कोई भी चीज़ जब 2 या 2 से ज़्यादा हो जाती है तो उसे प्लूरल यानी कि जमा कहते हैं, जैसे पेन्स, 2 पेन्स, 3 पेन्स, इस तरह से। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 1 है थाई, तो ये वाहिद है। इंसान के बॉडी पार्ट्स में एक हिस्सा होता है रान, जिसे थाई कहते हैं, राइट। और दूसरा जो ऑप्शन है डियर, तो ये थोड़ा सा नया लफ्ज़ है आपके लिए, क्योंकि एक हिरन को भी डियर कहते हैं, ज़्यादा हिरन अगर होते हैं तो उन्हें भी हम डियर कह सकते हैं, राइट। उसके बाद ऑप्शन नंबर 3 है थीव्स, तो ये थीफ इस लफ्ज़ की जमा है थीव्स। तो दूसरा ऑप्शन भी जमा की शक्ल में है, तीसरा ऑप्शन भी जमा की शक्ल में है और चौथा ऑप्शन है ऑक्सन, तो ऑक्स इस लफ्ज़ की जमा है ऑक्सन। ठीक है, तो यू कैन सी यहाँ पर सिंगुलर और प्लूरल है, तो सही जवाब हो जाता है पहला। यानी कि बाकी के दूसरा, तीसरा और चौथा जो ऑप्शन है तो इनमें जमा या प्लूरल अल्फाज दिए हुए हैं और पहले ऑप्शन में सिंगुलर लफ्ज़ दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन एंड कंप्लीट द सेंटेंस। सही ऑप्शन सेलेक्ट करना है और जुमले को कंप्लीट करना है। ईशा डैश डैश ईट फ्रूट्स, और ऑप्शन में डजंट लिखा है लेकिन एपोस्ट्रॉफी की जगह अलग है। अब एपोस्ट्रॉफी क्या है, तो एपोस्ट्रॉफी जो है किसी भी लफ्ज़ को शॉर्ट करके जब लिखा जाता है, ख़ास तौर से हेल्पिंग वर्ब में जब हम नॉट मिलाते हैं तो एन के बाद में एक ऊपर निशान लगाया जाता है, राइट, तो उसे एपोस्ट्रॉफी कहते हैं। तो यहाँ पे हमें लिखना है ईशा डजंट ईट फ्रूट्स, यानी ईशा फ्रूट्स नहीं खाती है, लेकिन डजंट की सही स्पेलिंग हमें बताना है, तो वो है ऑप्शन नंबर 2 डजंट, यानी एन के बाद में एपोस्ट्रॉफी और फिर टी। तो इस तरह के कुछ और अल्फाज हम देख लेते हैं ताकि आइंदा आने वाले क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सको, जैसे डू नॉट, डोंट, डज नॉट, डजंट, इज नॉट, इजेंट, आर नॉट, आरंट, वॉज नॉट, वॉजेंट, विल नॉट को वोंट कहते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिए, विल नॉट को वोंट कहते हैं और शुड नॉट को शुडंट,
राइट। तो हर जगह पर एपोस्ट्रॉफी जो है एन के बाद में लगाई जा रही है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन एंड कंप्लीट द सेंटेंस। तो सही ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और सेंटेंस को कंप्लीट करना है। वी गो बाय डैश डैश ऑटो रिक्शा। तो ये जो सवाल है ये आर्टिकल पर डिपेंड क्वेश्चन है। आर्टिकल क्या है? ए एन दी। तो इनका इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है पहले हम यहाँ पर जवाब देख लेते हैं, फिर उसका इस्तेमाल भी सीख लेंगे। तो वी गो बाय एन ऑटो रिक्शा, इस तरह से इसका जवाब हो जाता है। तो अब ए एन और दा का इस्तेमाल हम कैसे करेंगे? तो सबसे पहले ये जानिए कि इंग्लिश में कुल 26 लेटर्स होते हैं ए से लेकर के जेड तक। इन 26 लेटर्स में जो 5 लेटर्स है वो वॉवेल्स होते हैं, जैसे ए, ई, आई, ओ और यू। तो ये 5 वॉवेल्स है और बाकी के जो बचे हुए 21 लेटर्स है तो उन्हें हम कॉन्सोनेंट्स कहते हैं, बी, सी, डी, एफ, जी वगैरह। तो जब उनसे कोई लफ्ज़ शुरू होता है, यानी कॉन्सोनेंट से जब कोई वर्ड शुरू होता है तो उसे हम उसके पहले जो है हम ए का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ए पेन, पी से शुरू हो रहा है ना पेन। इसी तरह से ए बॉटल, ए डॉक्टर, इस तरह। और एन का इस्तेमाल कब करेंगे? जब कोई शब्द वॉवेल से शुरू होता है, कोई लफ्ज़ वॉवेल से शुरू होता है तो वहाँ पर हम एन का इस्तेमाल करेंगे। जैसे एप्पल, एप्पल की शुरुआत ए से हो रही है तो वहाँ पर एन एप्पल इस तरह से लिखा जाएगा। ऑरेंज को एन ऑरेंज, अम्ब्रेला को एन अम्ब्रेला, राइट। और दा का जो इस्तेमाल है तो वो स्पेसिफिक वर्ड से पहले दा का इस्तेमाल किया जाता है, या कुछ ख़ास बात बताने के लिए या फिर कुछ प्रॉपर नाउन के पहले भी दा का इस्तेमाल होता है, जैसे द ताजमहल, द सिटी, द स्कूल वगैरह, राइट। तो यहाँ पर हमने ए एन दी या ए एन दा का इस्तेमाल सीख लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, फाइंड द ऑड ग्रुप। तो फिर से हमें ऑड ग्रुप पहचानना है। ऑड ग्रुप यानी जो दूसरों से मुख्तलिफ है। तो देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है किंग, रिंग, थिंग, सिंग। तो सभी अल्फाज राइमिंग वर्ड है, यानी इनकी आवाज़ एक जैसी है। ऑप्शन नंबर 2 देखिए, टॉल, फॉल, बॉल, कॉल। तो इसमें भी चारों के चारों जो लफ्ज़ दिए हुए हैं वो सब राइमिंग वर्ड्स है। ऑप्शन नंबर 3, कीप, पीप, शीप और जीप। ये सभी राइमिंग वर्ड्स है। ऑप्शन नंबर 4 में है गेट, वेट, नॉट, लेट। तो नॉट ये अलग हो जा रहा है। ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका जवाब है, जो कि दूसरों से मुख्तलिफ है, क्योंकि यहाँ पर राइमिंग वर्ड्स नहीं है, एक वर्ड अलग है। क्वेश्चन नंबर 17, सेलेक्ट द करेक्ट पंक्चुएशन मार्क फॉर द गिवन सेंटेंस। तो यहाँ पर जो सेंटेंस लिखा है तो उसके लिए हमें सही पंक्चुएशन मार्क का या सही अलामत का इस्तेमाल करना है। डज शी गो टू स्कूल? क्या वो स्कूल जाती है? तो जैसा कि आप अगर इस सेंटेंस को देखते हो तो इसकी शुरुआत डज से हो रही है। डज जो कि एक हेल्पिंग वर्ब है, और जब भी इंग्लिश में जुमले की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होती है तो इसका मतलब वो एक क्वेश्चन है, इसका मतलब वो एक सवाल है। और जब हम किसी से सवाल करते हैं तो उस जुमले के आखिर में सवालिया निशान का यानी कि क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 हो जाता है, राइट। अब इसी तरह की कुछ और निशानात और अलामात दिए हुए जिसे आपको देखना है, जैसे फुल स्टॉप, कॉमा, पंक्चुएशन मार्क, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेटरी मार्क, ब्रैकेट्स एंड परसेंटेज एट। ठीक है, तो एक एक का इस्तेमाल जल्दी से देख लेते हैं। सादे जुमले के किसी भी जुमले के इख्तिताम पर फुल स्टॉप लगाया जाता है। कॉमा जब दो अल्फाज के बीच में कॉमा का इस्तेमाल होता है, या दो सेंटेंस को जोड़ते हैं उस टाइम पर भी बीच में कॉमा का इस्तेमाल किया जा सकता है। पंक्चुएशन मार्क जब कोई शख्स कोई जुमला कहता है तो उसके जुमले के आजू बाजू में शुरुआत में और आखिर में पंक्चुएशन मार्क लगाया जाता है। जैसे एक लड़के ने कहा कि मैं स्कूल जा रहा हूँ, ए बॉय सेड आई एम गोइंग टू स्कूल। तो आई एम गोइंग टू स्कूल इस जुमले के शुरू में और आखिर में पंक्चुएशन मार्क का इस्तेमाल होता है। क्वेश्चन मार्क की बात हमने कर ली है, सवालात के आखिर में लगाया जाता है। एक्सक्लेमेटरी मार्क यानी फिजाइया अलामत, इसे लंब, दंड, टिम्ब कहते हैं। तो जब कोई हैरत को या ताज्जुब को या किसी जज्बात को जाहिर करने वाला जुमला हम बोलते हैं तो उसके आखिर में एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाया जाता है। और फिर ब्रैकेट्स, तो कुछ बात को मख्फी रखने के लिए ब्रैकेट्स का इस्तेमाल होता है। और फिर जैसे एक मैं मिसाल के ज़रिए आपको बता दूं कि जैसे एक ड्रामा होता है, अगर हम उसे लिख रहे हैं तो वहाँ पर जैसे पर्दा उठता है, पर्दा गिरता है वगैरह तरह की बातों को भी ब्रैकेट में लिखा जाता है। फिर एक अलामत होती है एंड की, वो आप देखिए परसेंटेज की अलामत है और ऐट की यहाँ पर अलामत लिखी हुई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, सवाल नंबर 18, महासेल साड़ी एंड कुर्ती ऑफर बाय 1 गेट 3
₹1000 ओनली। तो यहाँ पर एक छोटा सा एडवर्टीजमेंट दिया हुआ है, उसे आपको पढ़कर समझना है। और सवाल क्या है, द स्पेशल ऑफर इज़ डैश डैश। तो इसको देखकर हमको समझना है कि ऑफ़र क्या बता रहा है, ऑफ़र में क्या बात बताई जा रही है। तो सबसे पहले बाय 1 गेट 1, एक ख़रीदो और एक लो, या बाय 1 गेट 2, या बाय 1 गेट 3 जो कि सही है तीसरा ऑप्शन, या चौथा ऑप्शन है बाय 1 गेट 4 या एक ख़रीदो और 4 लो। तो बाय 1 गेट 3 यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसमें सही हो जाता है, राइट। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इंग्लिश को कम्प्रीहेंड तो करना ही है, लेकिन उसके साथ में जो नंबर्स होते हैं तो उनको वर्ड्स में भी हमें पता होना चाहिए। जैसे 1 तो ONE 1, 2 TWO 2, 3 THREE 3। तो इस तरह से भी आपको याद करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। चूज द करेक्ट सेंटेंस शोइंग प्रॉपर पोजीशन ऑफ ए कॉमा। तो कॉमा को सही जगह पर लगाना है। यहाँ पर सेंटेंसेस में कॉमा ऑलरेडी लगा हुआ है, लेकिन उसकी जो सही जगह है तो वो हमें पहचानना है। सेंटेंस है मास्टर मास्टर हैव पिटी ऑन मी। तो ऑप्शन नंबर 3 में कॉमा बिल्कुल सही जगह पर लगा हुआ है। तो कॉमा को सही लगाने का उसूल क्या है, तो दो लफ्ज़ों के बीच में भी या जहाँ पर बोलते टाइम पर, बोलते वक्त पर हम थोड़ा सा रुक कर ठहर कर फिर आगे बढ़ते हैं, तो वहाँ पर भी हम कॉमा का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे इसको हम पढ़ेंगे मास्टर मास्टर हैव पिटी ऑन मी, यानी मास्टर मास्टर मुझ पर रहम करिए। तो इस तरह से यहाँ पर हमने कॉमा का इस्तेमाल किया है। पिछले क्वेश्चन में भी हमने कॉमा की बात की थी। क्वेश्चन नंबर 20, सॉल्व द रिडल। रिडल यानी पहेली। तो हमें इस क्वेश्चन में पहेली सुलझाना है, पहेली को सॉल्व करना है। आई यूज़ सीजर्स, मैं कैंची का इस्तेमाल करता हूँ। आई यूज़ अ नीडल एंड थ्रेड, मैं सुई और धागे का इस्तेमाल करता हूँ। आई मेक क्लॉथ्स फ्रॉम क्लॉथ, मैं कपड़ों से कपड़े सीता हूँ। हू एम आई, मैं कौन हूँ। तो कपड़े सीने वाला, सुई धागे का इस्तेमाल करने वाला जो होता है वो टेलर कहलाता है। यहाँ पर सीजर्स लिखा है प्यारे बच्चों। तो मैं आपको एक जनरल यहाँ पे बात बता दूँ कि अंग्रेज़ी में सीजर्स यानी कैंची, तो सीजर्स हमेशा जमा की शक्ल में लिखा जाता है, यानी एक कैंची को भी हम सीजर्स कहते हैं। दूसरा ऑप्शन भी देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 2 है पॉटर यानी कि कुम्हार। नंबर 3 कॉबलर यानी कि मोची, जूते चप्पल सीने वाला। या ऑप्शन नंबर 4 ज्वेलर यानी जेवरात बनाने वाला सुनार। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 20 था। क्वेश्चन नंबर 21, फाइंड आउट द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट द गिवन डायग्राम। तो यहाँ पर जो डायग्राम बना हुआ है उसे कंप्लीट करना है, बीच में वहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। तो ये जो सवाल है ये एडवर्ब और वर्ब इन दोनों के बीच में अगर रिलेशन आप सही लगा सकते हो तो उस पर डिपेंड ये क्वेश्चन है, राइट। तो ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर 1 है रन, नंबर 2 है राइट, नंबर 3 ईट और नंबर 4 है स्लीप। तो एडवर्ब क्या होता है कि किसी भी वर्ब को किस तरह से किया गया है उस चीज़ को एडवर्ब बताता है। तो यहाँ पर डायग्राम में जो एडवर्ब्स लिखे हैं, ब्यूटीफुली खूबसूरती से, नीटली साफ सफाई से, डेली रोज़ाना और केयरफुली यानी ध्यान से। तो ऐसा कौन सा वर्ब है जिसके साथ में हम इन अल्फाज का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो वर्ब है राइट यानी लिखना। राइट ब्यूटीफुली, राइट नीटली, राइट डेली एंड राइट केयरफुली। ओके, रन यानी दौड़ना, ईट यानी खाना, स्लीप यानी सोना, तो उनका इस्तेमाल हम यहाँ पर नहीं कर सकते, बल्कि राइट यानी लिखना इस लफ्ज़ का इस्तेमाल करेंगे। जैसे इसे हम समझ भी सकते हैं, जैसे अगर हम ईट बोलते हैं, ईट यानी कि खाना, तो ब्यूटीफुली किस तरह से खाएंगे हम, तो वहाँ पर ये गलत हो जाता है। तो इसी तरह के जो बाकी के ऑप्शन है वो गलत हो जाते हैं। सवाल नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22, वेयर शुड बी द एक्सक्लेमेशन मार्क इन द गिवन सेंटेंस। तो दिए गए सेंटेंस में एक्सक्लेमेशन मार्क कहाँ पर लगेगा, और जुमला है गुड मॉर्निंग कोंडीबा। तो इस सेंटेंस में आफ्टर कोंडीबा यहाँ पर जो एक्सक्लेमेटरी मार्क यानी फिजाइया अलामत लगती है। बहुत आसान ये सवाल है। क्वेश्चन नंबर 23 देखने से पहले हम देख लेते हैं कि सुबह में हम किसी से अगर मिलते हैं तो उसका खैर मकदम हम गुड मॉर्निंग कहकर कर सकते हैं दोपहर के 12 बजे तक। फिर दोपहर के 12 बजे के बाद अगर किसी से मुलाकात होती है तो उसे गुड आफ्टरनून कहेंगे। शाम और उसके बाद शाम में अगर किसी से मिलते हैं तो गुड इवनिंग कहेंगे, और रात में अगर किसी से हम विदा लेते हैं तो गुड नाइट कह सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। तो विद द फ्लाइंग बलून्स यू कैन अंडरस्टैंड के सवाल क्या है, लेकिन क्वेश्चन पेपर में ऐसे बलून उड़ते नहीं हैं। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, सही ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, यानी ये दिन बार बार आए। तो दिस मैसेज इज़ अबाउट, तो ऐसा मैसेज कब दिया जाता है,
नंबर 1 वेडिंग, शादी के मौके पर। नंबर 2 न्यू ईयर, नए साल के मौके पर। नंबर 3 बर्थडे यानी जन्मदिन के मौके पर। या नंबर 4 जर्नी यानी सफ़र के वक्त में। तो बहुत आसान सवाल है, ये दिन बार बार आए ऐसा हम बर्थडे के मौके पर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, सेलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव, सही मुतबादिल चुनना है। एज येलो एज डैश डैश, इतना पीला जितना खाली जगह। तो जब हम किसी पीली चीज़ को जाहिर करते हैं तो हम क्या कहते हैं, इतना पीला जितना हल्दी। एज येलो एज टर्मरिक, तो ऑप्शन नंबर 3 में लिखा है टर्मरिक। लेकिन बाकी के ऑप्शंस भी समझ लेते हैं। नंबर 1 है डॉन यानी सूरज निकलने के वक्त जो आसमान होता है उसे डॉन कहते हैं। रेन यानी बारिश, और हनी यानी कि शहद। ऑप्शन नंबर 3 सही था। उसके बाद सवाल नंबर 25 देखते हैं, फाइंड द ऑड ग्रुप। तो ऑड ग्रुप आपको पहचानना है जो दूसरों से मुख्तलिफ होता है। तो नंबर 1 है सीमेंट, सिटी, सर्कस, सेंटर। चारों के चारों अल्फाज की शुरुआत सी से हो रही है और उनकी आवाज़ स इस तरह से निकल रही है। ऑप्शन नंबर 2 है ग्रुप, गुड, गेट और ग्राउंड। तो चारों अल्फाज जो है जी से शुरू हो रहे हैं और उनकी जो आवाज़ है वो गो इस तरह से निकल रही है। ऑप्शन नंबर 3 में है ब्राउन, बकेट, ब्लैक और ब्रिंजल। तो सभी अल्फाज बी से शुरू हो रहे हैं और उनकी आवाज़ बो इस तरह से निकलती है। चौथा ऑप्शन जो है काइट, कैंगारू, नो और किंग। तो सभी अल्फाज के से शुरू हो रहे हैं, लेकिन एक लफ्ज़ इसमें ऐसा है जिसकी आवाज़ के की साइलेंट है और वो लफ्ज़ है नो। तो इस तरह से चौथा ऑप्शन यहाँ पर ऑड ग्रुप हो जाता है। कुछ साइलेंट लेटर वाले अल्फाज यहाँ पर लिखे हैं, जैसे नी, न्यू, नाइफ, नाइट, नॉक, नॉलेज और नो। तो इस तरह के अल्फाज पर डिपेंड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो वी हैव completed all the 25 questions of scholarship exam. See you in the next video. Thank you for watching. Have a nice day.